हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी कोई। मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने चैनल एजुकेटर बूस्टर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कक्षाओं में हमने आर्यों के बारे में देखा था कि क्या देखा कि आर्यों का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किया कि आर्यों का उत्पत्ति स्थल कोई यूरोप का क्षेत्र, कोई मध्य एशिया, कोई तिब्बत, कोई सप्त सिंधु प्रदेश को मानता है। ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। फिर हमने अगले क्लास में क्या देखा था कि उनकी भौगोलिक स्थिति, कि आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र क्या था, किस तरह से आर्य सप्त सिंधु प्रदेश से धीरे 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 पूरे उत्तर भारत में मतलब कि बस गए और पूरे उत्तर भारत को उन्होंने आर्यव्रत नाम दिया। इतना तक हम जिक्र कर चुके थे। उसी श्रृंखला को, उसी बातों को अब आगे बढ़ाते हैं कि इस काल में कुछ साहित्यों की भी रचना हुई जिसको वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। वैदिक साहित्य में आप जानती हैं कि वेद के बारे में अध्ययन किया जाता है, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उपनिषदों के बारे में अध्ययन किया जाता है, आरण्यकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आज हम उसी चीज को अब आगे पढ़ेंगे और मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको परीक्षा हॉल में अपने क्वेश्चन पेपर में यहाँ से जरूर क्वेश्चन दिखेगा, इसलिए बहुत ही अच्छे से समझिएगा और जो जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है उसको नोट डाउन करिए, मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैदिक साहित्य में हम क्या क्या किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, ये हो गया वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में कई चीजों को पढ़ा जाता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वैदिक साहित्य में क्या क्या है। तो वैदिक साहित्य में पहला है वेद। ठीक, वेदों का अध्ययन किया जाता है वैदिक साहित्य में। दूसरा, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, तीसरा, आरण्यक, आरण्यकों का भी अध्ययन किया जाता है, आरण्यक ग्रंथ बोल लीजिए। ठीक, चौथा, उपनिषद का भी अध्ययन किया जाता है, उपनिषद, उपनिषद का अध्ययन। देखिए, वैदिक साहित्य में इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है, वेद का, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। एकदम याद रखिएगा। कोई भी बोलेगा कि उपवेद का भी अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं मानते हम उपवेद को। उपवेदों की रचना बहुत बाद में हुई थी, परवर्ती काल में हुई थी, इसलिए उसको यहाँ पर समाहित नहीं करते। ठीक है, अब देखिए, आप सभी को पता है कि वेद कितने हैं। ठीक, सबसे पहला आपसे क्वेश्चन तो यही पूछ देगा कि वेद कितने हैं। तो देखिए, वेद 4 है। इस पॉइंट पे यहाँ लिखिए, वेद 4 है। कितने हैं? वेद 4 है। पहला जो वेद है उसको क्या बोलते हैं? उसको ऋग्वेद बोलते हैं, ऋग्वेद। पहला वेद क्या हो गया? ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद, तो लिखिए आप यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा जो वेद का नाम है वो है सामवेद, सामवेद। और चौथा क्या है? अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक, देखिए, 4 वेद के नाम आप याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद हो गए। इतना जानकारी आपके पास होना चाहिए प्रारंभिक स्टेज में। ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछता है। ठीक है ना, तो उस चीज को हम थोड़ा सा देखेंगे कि ऋग्वेद में किन किन चीजों का उल्लेख है। क्योंकि कई बार परीक्षा में आप जैसे पूर्ववर्ती क्वेश्चन को देखेंगे, प्रैक्टिस पेपर या फिर पिछले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, तो वहां ऋग्वेद से आपको क्वेश्चन मिले। ठीक है ना। तो देखिए, ऋग्वेद में क्या क्या चीजें हैं महत्वपूर्ण, यहाँ एक हेडिंग दे दीजिए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में देखिए, देखिए ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त है। ठीक, 10,528 क्या है?
मंत्र, जिसको ऋचा भी बोलते हैं, ऋचा, ठीक, ऋचा है। क्या है? 1028 सूक्त है ऋग्वेद में, 10,528 मंत्र है। अगला पॉइंट, 10 मंडल हैं इसमें। ये 3 पॉइंट को अच्छे से याद रखिए। 1028 सूक्त, 10,528 मंत्र और 10 मंडल। कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल, तो आपके पास जवाब होगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल। कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त है। ये 2 पॉइंट तो कम से कम याद रखिए। कभी मंत्र के बारे में पूछ सकता है कि इतने मंत्र हैं, मंत्र को ही ऋचा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, हर चीज का एक क्या होता है, पुरोहित होता है, जो कि यज्ञ विधान ये सब चीजों को करता है। तो ऋग्वेद में जो पूजा पाठ की पद्धति, यज्ञ विधान, ये सब चीजें जो करते थे, उनको उस काल में क्या कहकर बुलाते थे? तो देखिए, तो इसके पुरोहित को होता कहते हैं। इसके पुरोहित को होता कहते हैं, ठीक, जो कि पूजा पाठ, यज्ञ, ये सभी विधियों को संपादित करते थे। तो उस ब्राह्मण को या उस ऋषि को होता के नाम से जानते थे, ठीक है। कई बार ये परीक्षा पूछा है कि ऋग्वेद में जो पुजारी हैं या पुरोहित है, उनको किस नाम से करके पुकारते थे, तो उसको होता के नाम से करके पुकारते थे, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसमें अब आगे चीजों को देखते हैं। अब इसके मंडल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो 10 मंडल है, उसमें कौन कौन से जो मंडल है, वो उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जहां से परीक्षा में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उन सब तथ्यों को हम यहाँ देखेंगे, ठीक है ना, कि क्या क्या बात है। तो पुरोहित को हम देख लिए क्या है, होता के नाम से कह के पुकारते हैं। अब जो 10 मंडल है ना, उसमें जो सबसे पुराना मंडल है, वो कौन सा मंडल है? तो देखिए, सबसे पुराना मंडल को क्या कहते, इस नाम से जानते हैं, आप उसको भी नोट डाउन कर लिए कि ऋग्वेद में के जो 2 से 7 है, 2 से 7, वे मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। तो 2 से 7वें मंडल सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। इनकी रचना सबसे पहले हुई थी, यानी सबसे प्राचीन। 2 से 7वें मंडल सबसे प्राचीन है ऋग्वेद में। तो भाई, ये अगर प्राचीन है तो सबसे नवीन भी कोई होगा, ठीक है ना। तो जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल, इसकी रचना सबसे बाद में हुई। तो 10वां मंडल जो है सबसे नवीन है, सबसे नवीन है, यानी नया है, ठीक है। इसकी रचना, 10वें मंडल की रचना सबसे बाद में। तो देखिए, मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। हमने देखा कि 2 से 7 तक का जो मंडल है सबसे प्राचीन है, और 10वां मंडल जो है सबसे नवीन है, ठीक। अब मंडल में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इसका तीसरा मंडल था, ठीक, तीसरे मंडल में की रचना किसने की, और उसमें कौन से एक महत्वपूर्ण चीज का वर्णन है? तो आप यहाँ एक पॉइंट और लिखिए, तीसरा मंडल। तो जो तीसरा मंडल है, कहा जाता है कि उसकी रचना विश्वामित्र ने, जो विश्वामित्र एक बहुत प्राचीन काल में क्या बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसकी रचना की थी। तीसरे मंडल की जो रचना है वो विश्वामित्र ने की है, मित्र ने की। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तीसरे मंडल में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन, गायत्री मंत्र आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसी मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, गायत्री मंत्र का वर्णन है। एक पॉइंट और मिला हमको। और जो गायत्री मंत्र है सूर्य देवता को समर्पित है, इस चीज को हमेशा याद रखिए।
तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की है। इसी मंडल में गायत्री मंत्र का भी वर्णन है और सूर्य देवता को समर्पित है। तो सूर्य देवता को समर्पित है, समर्पित। ठीक, ये पॉइंट आप अच्छे से याद रख लीजिए इतना को। ठीक, गलती नहीं होना चाहिए। कई बार परीक्षा में आपसे पूछा है कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में। किसने रचना की थी, तो विश्वामित्र ने रचना की थी। और किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। मैं बार बार थोड़ा सा रिपीट करके वहां फोकस दिलाने की कोशिश करता हूं कि आपका इंटेंशन पढ़ते समय वहां जाए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है ना, तो उसी टाइम आपका ध्यान यहाँ हो जाना चाहिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको अच्छे से याद कर लेना है, भूलना नहीं है किसी भी मतलब। ठीक है ना। अब देखिए, तीसरे मंडल के बाद अब चौथे मंडल के बारे में भी थोड़ा सा जानें। चौथा मंडल, ठीक, चौथा मंडल एक ऋषि हुए थे वामदेव। वामदेव ने रचना की इसकी। इसमें किन चीजों का वर्णन है, तो इसमें क्या है कि कृषि की प्रक्रियाओं, पद्धति, इन सब चीजों का इस चौथे मंडल में वर्णन किया गया। ठीक है, तो कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन इसमें, कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक, एक नया चीज। जाहिर सी बात है कि भाई भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, तो हमको कृषि के बारे में तो थोड़ा पता होना ही चाहिए ना कि हाँ चौथे मंडल में किसका वर्णन है, तो कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन है। तो ये 2 पॉइंट यहां से आप कर लीजिए। वामदेव जो ऋषि थे उन्होंने ही इसकी रचना की थी और ये चीजें यहाँ पर मिलती है। अब आते हैं चौथे मंडल के बाद, अब आइए आप एक 9वें मंडल। ठीक, 9वां मंडल। ठीक, 9वां मंडल, इसमें किस चीज का वर्णन है इसको भी देख लिया। ठीक, जो ऋषि थे वो पौमार अंगिरा ऋषि, पौमार अंगिरा ऋषि, अंगिरा ऋषि ने इसकी रचना की थी 9वें मंडल की। ठीक, क्या नाम है, पौमार अंगिरा ऋषि। और इसमें वर्णन किसका है, सोम देवता का वर्णन मिलता है। सोम देवता का वर्णन मिलता है। ठीक, ये 2 पॉइंट आप याद रखिए कि 9वें मंडल जो रचना की थी पौमार अंगिरा ऋषि ने की थी, और किस चीज का वर्णन मिलता है, तो सोम देवताओं का वर्णन मिलता है। कई बार परीक्षा में ये पूछ चुका है कि सोम देवता का जो वर्णन है किस मंडल में उल्लेखित है या किस मंडल से उनके बारे में जानकारी मिलती है, तो क्या 9वें मंडल से सोम देवता के बारे में जानकारी मिलती है। एकदम याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं इससे। ठीक है, 9वां मंडल के बाद हम 10वें मंडल के बारे में भी चर्चा करें। 10वें मंडल में भी बहुत सी चीजें दी गई है और 10वें मंडल से भी परीक्षा में क्वेश्चन आने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो उसके ऊपर भी 1-2 पॉइंट हम देखते हैं कि क्या उसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना, 10वें मंडल में क्या है। इसी तरह के पॉइंट परीक्षा में आते हैं कि किस मंडल में क्या लिखा गया है, किसकी चर्चा की गई है, उसी को फैक्ट के रूप में आपको याद कर लेना है। परीक्षा हॉल में फैक्ट से क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ठीक है, कि किस मंडल में किसकी रचना की गई है, किस भगवान के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, अब देखिए, तो अब अगला पॉइंट हम देखते हैं 10वां मंडल। 10वां मंडल, ये 10वें मंडल के बारे में कहा गया है। 10वें मंडल के एक सूक्त है पुरुष सूक्त। ठीक है, पुरुष सूक्त, यहां पर पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। क्या हमने कहा कि जो 10वें मंडल है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है
पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। ठीक, और इसी में क्या कहा गया है, 4 वर्ण के बारे में बताया गया। आपको पता है कि जो भारतीय समाज में क्या मतलब कि प्राचीन काल से चला आ रहा है, 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसकी चर्चा यही मिलती है 10वें मंडल। कहां से? पुरुष सूक्त में। तो 4 वर्ण की चर्चा है। ठीक, 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, आप ये देख रहे हैं कि 4 वर्ण की चर्चा है। ऐसा कहा गया है प्राचीन काल में या ऋषि मुनियों के द्वारा कि ब्राह्मण जो थे ब्रह्मा जी के मुख से इनकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक, क्षत्रिय जो थे भुजा से उत्पन्न हुए थे। ठीक, वैश्य जो थे ब्रह्मा जी के जांघ से पैदा हुए थे। ठीक, अशूद्र जो थे पैर से या चरण से पैदा हुए थे ब्रह्मा जी के। ठीक, तो 4 वर्ण के बारे में ऐसा बता दिया गया कि ब्राह्मणों की जो उत्पत्ति हुई थी ब्रह्मा जी के मुख से हुई, क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजा से हुई, वैश्य की उत्पत्ति जांघ से, अशूद्र की चरण या फिर पैर से उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो परीक्षा में आपसे कई बार पूछा है कि जो भारतीय समाज में शूद्र यानी 4 वर्ण में जो शूद्र के बारे में जो पूछा बताया गया है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में उसका उल्लेख मिलता है। एकदम पॉइंट याद कर लीजिएगा। ठीक, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उपयोग किया गया है, इसके बारे में चर्चा मिलती है। क्वेश्चन यहाँ से यह भी मिलता है कि पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में? तो पुरुष सूक्त का देखिए, पुरुष सूक्त का वर्णन कहाँ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। 4 वर्ण की जो कल्पना है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 10वें वर्ण। देखिए 4 वर्ण है, तो कई प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा परीक्षा में। ठीक है, 4 वर्ण बोल दे, या सीधा बोले कि शूद्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या बोल दे कि पुरुष सूक्त का वर्णन कहाँ से मिलता है, तो सबका आंसर क्या होगा? 10वां मंडल। इस चीज को आप नोटिस कर लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक, इतना एकदम क्लियर है। क्वेश्चन ऐसी कुछ मतलब कि पॉइंट से आते हैं और उन सब चीजों को आपको याद करना चाहिए। ठीक, और दूसरी बात, एक पॉइंट और, जो ऋग्वेद की जो रचना है वो किस रूप में मतलब की? ठीक, गद्य में है, पद्य में है, किस तरह से लिखा गया? तो जो ऋग्वेद है वो छंदबद्ध है, श्लोक है, पद्य के रूप में लिखा गया। एक पॉइंट यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की रचना जो है, रचना छंदबद्ध रूप में हुई, छंदबद्ध रूप में हुई है या श्लोक के रूप में हुई है, श्लोक के रूप में हुई है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब है कि पद्य शैली के रूप में हुई है। ठीक है, इतना पॉइंट याद कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ थे क्या, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों हुई, इसके बारे में भी एक पॉइंट थोड़ा सा हमें जानना चाहिए। तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की। समझो, ब्राह्मण ग्रंथ कुछ और था नहीं। जिसे वेद क्या है, संस्कृत में कलिष्ट रूप में लिखे गए हैं, तो उनको समझने के लिए सरलीकृत ढंग से और अच्छे से समझ सके, इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। तो एक पॉइंट यहां लिखिए कि वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। ठीक, दूसरा पॉइंट ये कि किस रूप में लिखा गया है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो गद्य शैली में लिखा गया, गद्य रूप में लिखा गया है, गद्य रूप में या गद्य शैली में लिखा गया, गद्य रूप में लिखा गया है। ठीक, लिखा गया है, इतना याद रखिएगा, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ गद्य रूप में लिखे गए हैं।
न कि पद्य रूप में। आपसे कभी स्टेटमेंट बना करके या ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा कि गद्य पद दोनों में लिखा गया है, छंद के रूप में लिखा गया है या सिर्फ पद्य के रूप में लिखा गया है, तो नहीं, ये गद्य रूप में लिखा गया, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ हर वेद के लिए, जैसे ऋग्वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है, सामवेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है, यजुर्वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया है, फिर अथर्ववेद को भी समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया। यानी कहने का मतलब है कि हर वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया ताकि उसको हम अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक, कौन कौन से हैं भाई? ऋग्वेद के दो ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं, पहला का जो नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद का जो पहला ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक, इसकी जो रचना है, बोलते हैं कि उस रचना में महिदास का योगदान था। किनका नाम था? महिदास। ठीक, इन्होंने इसकी रचना की थी। और इसका जो महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना है कि इसमें अगर आप महिदास का नाम याद नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस एक चीज का जरूर याद रखिएगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में जिक्र किसका किया गया। तो देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में यज्ञ संबंधी बातें हैं, यज्ञ संबंधी बातों का वर्णन मिलता है, बातों का वर्णन है। और खासकर क्या, जैसे राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ। राज्याभिषेक करने का मतलब क्या है? राजा महाराजा जब सिंहासन पर बैठते थे तो पूजा पाठ की पद्धति की जाती थी, राज्याभिषेक किया जाता था, तो उससे संबंधित यज्ञ की चर्चा यहाँ मिलती है। तो एक पॉइंट यहाँ लिख लीजिए, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक से संबंधित जो यज्ञ विधान थे उसके बारे में चर्चा यहाँ मिलती है। साथ ही साथ समुद्र के बारे में भी उल्लेख है, समुद्र के बारे में भी यहाँ जानकारी मिलती है, समुद्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यहां से प्राप्त होती है। तो हमको ऐत्रेय ब्राह्मण से दो पॉइंट हम याद रखना है। पहला, यज्ञ संबंधी बातों का यहाँ वर्णन है, खासकर राज्याभिषेक से संबंधित। दूसरा, समुद्र के बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी मिलती है, हमको ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है। दूसरा, जो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको बोलते हैं कौशिकी ब्राह्मण। बस इतनी याद रखना है इसमें, कौशिकी ब्राह्मण। ठीक, इसी को संख्यायान ब्राह्मण भी बोलते हैं। कभी आपसे पलट के कुछ पूछ न दे, इसलिए इसका दूसरा नाम भी याद रख लीजिए, संख्यायान ब्राह्मण। ठीक, तो देखिए पहला हो गया ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा हो गया कौशिकी ब्राह्मण। ठीक, और इसी को संख्यायान ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। और इसकी रचना कौशिकी ऋषि ने की थी, इसलिए इसका नाम वही पड़ गया, कौशिकी ब्राह्मण पड़ गया। तो ऋषि का उतना नाम यहाँ पर जानने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसी के नाम से मतलब कि ऋषि का भी नाम है, तो इतना ध्यान देना उतना अनिवार्य नहीं है। लेकिन इसमें मुख्य बात क्या है, तो इसमें भी यज्ञ संबंधी विधानों का वर्णन किया गया, यज्ञ संबंधी विधानों की जानकारी मिलती है, विधानों की जानकारी प्राप्त होती है। बस आपको इतनी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसमें भी यज्ञ संबंधी बातों का वर्णन किया गया। तो इतनी बातें देखिए, वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम ऋग्वेद में इतनी बातों को जानेंगे। ठीक है, और आज मतलब कि ऋग्वेद के बारे में अच्छे से चर्चा हो गई, जो उसके महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। और यहाँ से क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिखेंगे, अच्छे से आप इसको अपना नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा कि दूसरा व्यक्ति तो बहुत अच्छे से पढ़ के चला जाएगा, आप अगर हल्के में ले लेंगे, जब क्वेश्चन परीक्षा हॉल में आएगा तो आपसे बनेगा नहीं,
और उस समय आपको अफसोस होगा कि हाँ, उस समय हमने बातों पे ध्यान नहीं दिया और ठीक से रीड नहीं किया। तो इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, जहाँ-जहाँ स्ट्रेस देके बोलता हूँ कि हाँ, इसको थोड़ा याद कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो उस चीज़ को आप याद कर लीजिए, ठीक है? थोड़ा-सा बात को समझना और सुनना भी ज़रूरी होता है। तो आज के लिए क्लास को हम यहीं रहने देते हैं, ठीक है? अगले क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, सामवेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में और अथर्ववेद के बारे में, ठीक है? अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।